गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा है कि आप सब अपने घर पे कुशल मंगल होंगे, आपका परिवार कुशल मंगल होगा, आप कुशल मंगल होंगे ऐसी आशा रखते हैं। मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य जो मेरे विद्यार्थी ग्रुप में है वो भी मेरा परिवार है, उसका परिवार भी मेरा परिवार है और आशा रखता हूं कि आप अपने घर में कुशल मंगल होंगे, आपके माता पिता भाई बहन भी कुशल मंगल होंगे। जिनके यहाँ कोई आपदा विपदा आई हो, ईश्वर उनके लिए सांत्वना है, ईश्वर उनको जल्दी जल्दी स्वस्थ करे। आपकी हिंदी की क्लास बेटा चालू हो चुकी है। मैं आशा करता हूं कि हिंदी एक बहुत बेहतर विकल्प के रूप में आपको मैं दूंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैं देख चुका हूं, बहुत सारी चीजें मेरे करीब आ चुकी हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपके पूरे यूपीटी प्लस सी, चाहे वो लोक लेखपाल होगा, दरोगा होगा, एसएससी जीडी होगी, कानून गो होगा, वीडियो होगा, आरओ होगा, एआरओ होगा, सभी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इसे मैं सदैव स्वीट पॉइजन कहता हूं। हिंदी के जब चारों पॉइंट एक साथ करीब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदी के चारों मेरे सारे सही जा रहे हैं पॉइंट। मगर जब विद्यार्थी प्रतियोगी बेटा उसको कर कर घर वापस आता है, जब उसकी छटनी शुरू करता है तो उसको जब एग्जाम से निकलता है तो 40 क्वेश्चन सही लगते हैं और जब घर आकर वो चेक करता है तो उसे पता चलता है 23 क्वेश्चन पे उसे सिमट गया है। मेरी पूरी आशा होगी अगर 50 क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आपके आ रहे हैं तो आपके लगभग उसमें से 45 क्वेश्चन हूबहू, 46 क्वेश्चन हूबहू सही हो। उसके लिए मेहनत की जा रही है। आज हिंदी का कल सिलेबस में पूरा बता चुका हूं और आज हिंदी में हमारी आपकी समान हिंदी के व्याकरण पोर्शन के समस्त भागों पर बात होगी। आज हमारी आपकी जो परिचर्चा होगी वो हिंदी पर, भाषा पर होगी। पीडीएफ बदल लगती चलेगी और इधर पूरा जो पोर्शन आपका खाली है बेटा, इसमें मैं एक एक पॉइंट को समझाता चलूंगा तो आपके लिए सारी चीजें बड़ी आसानी के साथ हो जाएंगी। लाइव सब कोई आ जाइए और इमरान सर के कहने पर एक बार अपने सारे मित्रों को शेयर कर दीजिए। जब आप किसी मित्र को शेयर करेंगे तो हो सकता है वो मित्र आपसे कह दे कि इमरान सर कुछ देते हैं क्या, तो उनसे कहना कि हाँ, एक ही इमरान सर देते हैं जिसका नाम है ज्ञान। ज्ञान इमरान सर देते हैं, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ना वो मुझको पैसा देते हैं, ना मैं उनको पैसा देता हूं। आशा है कि सभी लोग लाइव धीरे धीरे आ जाओगे। सोने की प्रक्रिया को खत्म कर दो। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इमरान सर आपकी शेविंग बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिन बाद मेरे भाई मोदी बनने की इच्छा है, इसलिए इसको मैं बढ़ाता चला जा रहा हूं। आइए, आज हमारी आपकी परिचर्चा हिंदी पे, बहुत सरल भाषा में हिंदी पढ़ाएंगे बेटा। एक कलम एक कॉपी अपने सामने रखिएगा, पीडीएफ आपको हिंदी में देता चलूंगा, साथ ही साथ बहुत सरल भाषा में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। आप सब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, हिंदी मेरे ऊपर छोड़िएगा, चुपचाप अपनी कॉपी को देखते रहिएगा। अगर कोई एक मित्र आपका गलत आंसर देता है, गलत कमेंट करता है, उसको इग्नोर करिएगा। मैं खुद उसको रिमूव कर दूंगा कमेंट बॉक्स में जाकर और अंडू कर दूंगा उसको, फिर वो कभी वीडियो नहीं देख पाएगा। आइए, समान हिंदी जैसे मैंने आपके सामने लिखी हुई है, इस समान हिंदी पर परिचर्चा आज हमारी आपकी बेटा होगी। समान हिंदी के कई पोर्शन हैं। शुरुआत भाषा से है, अंत गद्यांश पर है, तो आज भाषा पर परिचर्चा हो जाए। भाषा से आने वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनको तोड़ा कैसे जाएगा, हिंदी का उदय कैसे होगा, ये कितनी भागों में बटी होगी, भाषा का उदय कैसे होता है, इसके बारे में परिचर्चा होगी। आइए, सामने लिखी हुई है हिंदी की परिभाषा। हिंदी में भाषा की परिभाषा आप देखेंगे, यही पहला पोर्शन आपका भाषा की परिभाषा से ही प्रारंभ हो जाएगा। आइए बेटा, सब कोई लाइव आ जाइए धीरे धीरे। मैंने कहा भाषा शब्द, तो मैंने कहा भाषा शब्द का उधर पीडीएफ देखते चलिएगा, मेरे शब्द को सुनते चलिएगा, आपका एक एक अक्षर कंप्लीट होता चलेगा, आप बिल्कुल घबराइएगा मत। मैंने कहा भाषा शब्द का निर्माण या भाषा शब्द का जो उदय है, वो भाषा शब्द का जो उदय है वो पूर्ण रूप से भाष नामक धातु से होता है। इस धातु का अर्थ वाणी की अभिव्यक्ति होती है। मैंने कहा अगर पूछा जाए बेटा भाषा, तो मैं आप कहिएगा भाषा का जो उदय है किस धातु से है बेटा, वो भाष नामक धातु से है, जो संस्कृत से लिया गया। किससे लिया गया? संस्कृत से। इसमें कोई डाउट हो रहा है? नहीं हो रहा होगा ना। भाषा शब्द का उदय भाष नामक धातु से हुआ है, जो संस्कृत नामक भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है वाणी की
अभिव्यक्ति, वाणी की अभिव्यक्ति। भाषा, भाष नामक धातु से, संस्कृत नामक भाषा से, भाष का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। इतनी बात समझने में कोई तकलीफ? कहोगे ना अगर वाणी की अभिव्यक्ति, हाँ बेटा, अगर वाणी ना होती तो दो लोगों के विचारों को समझना एक दूसरे के लिए आसान प्रक्रिया ना होती। अर्थात इन दोनों लोगों को जो विचारों को समझाने का सबसे सरल साधन है, उसे हमने क्या कह दिया? भाषा कह दिया। अर्थात आप ये कह सकते हो विचारों को समझाने का सबसे आसान तरीका जो होगा उसे हम भाषा कहेंगे। इतनी सी परिभाषा इसकी है। साफ साफ लिखा है, भाषा शब्द का निर्माण भाष नामक धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ वाणी की अभिव्यक्ति होता है। भाषा के माध्यम से मनुष्यों के विचारों को आदान प्रदान किया जा सकता है। यह विचारों को आदान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। एक व्यक्ति यह है, एक व्यक्ति यह है, इन दोनों के बीच में अगर विचार हैं, इनको, इनके विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन, उसे क्या कहा गया बेटा? भाषा कहा गया। इतनी परिभाषा में किसी कोई डाउट है? इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्वेश्चन केवल एक है, भाषा शब्द का उदय किस धातु से हुआ है? तो क्वेश्चन याद रखिएगा, ये प्रश्न है आपका एग्जाम में, भाष नामक धातु से हुआ है। पूछा जाए किस भाषा से लिया गया है भाष को? संस्कृत भाषा से लिया गया। भाष का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस भाषा को नहीं, इस विचार को समझाना है तो भाषा का प्रयोग किया जाएगा और वाणी की अभिव्यक्ति की जाएगी, अभिव्यक्ति की जाएगी। आशा है समझने में कोई तकलीफ भाषा की परिभाषा को नहीं हुआ होगा। सामाजिक दृष्टिकोण से मनुष्यों के विचारों को समझाने का सबसे सरल साधन जो है, उसे हमने क्या कहा है? उसे हमने भाषा कह दिया। इतनी सरल भाषा है। विचारों को समझाने का सबसे आसान तरीका क्या है? भाषा है। इसमें कोई डाउट है? किसी को भी कमेंट करके बताइए इमरान सर डाउट हो रहा है। साधारण सी बात मैं बोल रहा हूं, विचारों को समझाने का सबसे सरल और सुगम साधन क्या है? भाषा है। यदि भाषा ना होती तो विचारों को समझना और समझाना इतना आसान ना होता। आप अपने घर पे बैठ के बेटा जिस तरीके से आराम से वीडियो देख रहे हो, मेरी भाषा का प्रयोग हो रहा है और मेरे विचारों को आराम से समझ ले रहे हो, इसी को क्या कहा गया? भाषा कहा गया। परिभाषा क्लियर है? सामने पीडीएफ में आपको ये पढ़ जाएगी। सारे लोग लाइव आते जाइए। एक बार मेरे कहने पे, मेरे रिक्वेस्ट पे, जब पूरी दुनिया में लोग किसी के साथ नहीं खड़े हैं, उस समय अगर इमरान सर आपके साथ बेटा खड़े हैं, पूरी टीम के साथ खड़े हैं, सुबह शाम तक मेहनत करते हैं, जितना आसानी से एक लड़का नॉर्मल तरीके से कह देता है, गंदे कमेंट कर देता है, गंदे तरीके से बोल देता है, उसको ये एहसास नहीं है कि एक कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना ऑफलाइन से 3 गुना ज्यादा मेहनत का काम होता है। क्योंकि वो बैठा हुआ है, उसके शब्द स्वतंत्र हैं बेटा, वो कुछ भी बोल सकता है, उसके लिए मैं उसको रोक नहीं सकता हूं। मैं एक आशा रखता हूं कि आप सब एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, स्टेटस लगा लेंगे, टेलीग्राम पे डाल देंगे, मैसेंजर पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। ये आशा है आपसे। करना ना करना बेटा ये आपके हाथ में। आइए आगे बढ़ा जाए। भाषा की विशेषता पे आ जाओ भाई। भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता अर्थात वह कौन कौन से पॉइंट हैं जो भाषा की विशेषता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उसको समझने का मामला है। भाषा की विशेषता की पहली विशेषता है भाषा प्रतीकात्मक होती है। भाषा प्रतीकात्मक होती है। प्रतीकात्मक का बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हो, सर प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है? अर्थात भाषा को महसूस किया जा सकता है। कोई डाउट है? प्रतीक किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। पहली परिभाषा भाषा की विशेषता है। मैंने कहा भाषा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक विचारों को समझाने का सबसे सुगम और सुगम साधन है। मैंने कहा भाषा की विशेषता में पहली विशेषता है भाषा प्रतीकात्मक है। मैं ये आशा रखता हूं आप सब बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। एक एक पॉइंट को क्लियर कराना, एक एक अक्षर को बताना, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को बताना, वो मेरी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। भाषा प्रतीकात्मक है। पहला पॉइंट को समझिए। आप इधर मुंह करके खड़े हैं, मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं, आपके बीच में ये दूरी आ रही है। इस दूरी के मध्य
आपको मैं पूरी जिंदगी बुलाता रहूं मन ही मन, आप मेरे विचार नहीं समझ सकते हैं। आपको मैं बुलाने के लिए जिस चीज का प्रयोग करता हूं उसे हम भाषा कहते हैं। मैंने कहा राजेश सुनो, तो राजेश को प्रतीक हुआ कि इमरान सर बुला रहे हैं, तो राजेश पलटे और उन्होंने कहा हाँ इमरान सर बताइए। इसका मतलब यह है कि भाषा का संबंध प्रतीकात्मक है, अर्थात भाषा को समझने के लिए, विचारों को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा प्रतीकात्मक है, महसूस की जा सकती है। जैसे मैंने कहा राजेश सुनो, सुरेश सुनो, दिनेश सुनो, महेश सुनो, अपने आप महेश पलटे और उन्होंने कहा इमरान सर बताइए क्या बात है। महेश को जब ये प्रतीक हुआ, महसूस हुआ कि इमरान सर हमको बुला रहे हैं, इमरान सर के विचार हमको बुला रहे हैं, तभी तो उन्होंने अपने आप को मेरी तरफ पलटा। इसका मतलब पहली विशेषता कंप्लीट हुई। भाषा क्या कैसी है? प्रतीकात्मक है। नंबर 2, भाषा ध्वनिमय है। अगर भाषा ध्वनिमय है का मतलब है अगर भाषा में साउंड नहीं है, अगर मनुष्य बोलता अपने मुंह से नहीं है तो भाषा नहीं है। भाषा की सबसे बड़ी विशेषताओं में भाषा ध्वनिमय है, अर्थात भाषा मौखिक, लिखित, सांकेतिक जो आप बोलते हो वो है, मगर भाषा का संबंध ध्वनि से है। अगर ध्वनि नहीं निकल रही है मुंह से तो भाषा नहीं हो सकती। इसका मतलब दूसरी बेटा परिभाषा क्या है इसकी? भाषा ध्वनिमय है। मनुष्य के द्वारा बोलना, मनुष्य के द्वारा सुनना ही भाषा है, उसके सिवा भाषा नहीं है। नंबर 3, भाषा का संबंध मनुष्यों से है। नंबर 3, भाषा का संबंध मनुष्यों से है। कुत्ते की तरह भौंकना, हाथी की तरह चिघाड़ना, सांप की तरह पुकारना भाषा का रूप नहीं है, बल्कि भाषा वह है जो मनुष्य बोलता है और मनुष्य सुनता है। अर्थात मनुष्य के द्वारा बोला जाना और मनुष्य के द्वारा सुना जाना भाषा है। उसके सिवा बेटा कोई और भाषा नहीं है। मनुष्य, भाषा का संबंध मनुष्यों से है। मैं साफ साफ कहता हूं, कोई भी जानवर, कुत्ता हो, हाथी हो, सांप हो, कोई चिड़िया हो, कोई भी भाषा का रूप नहीं धारण कर सकता। मनुष्य जो बोलेगा और मनुष्य जो सुनेगा वही भाषा होगी, उसके सिवा कोई भाषा नहीं होगी। आगे आइए अब नंबर 4 पॉइंट पाइए बेटा। भाषा परिवर्तनशील है, यह निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, यह एक जगह रुकने वाली नहीं है। इसका निरंतर विकास होता जा रहा है, यह परिवर्तित होती जा रही है। पहले वर्ड आया, फिर शब्द आया, फिर वाक्य आया, फिर गद्यांश आया, परिवर्तन होता चला जा रहा है, नहीं चला जा रहा है। इसलिए भाषा परिवर्तनशील है, भाषा निरंतर बढ़ती चली जा रही है, यह रुक नहीं रही है, यह परिवर्तित होती चली जा रही है। इसकी चौथी विशेषता है। फिर भाषा की अपनी क्षेत्रीय सीमा है, भाषा की अपनी क्षेत्रीय सीमा है। एक भाषा आपका इंतजार नहीं करेगी, जैसे क्षेत्र चेंज होता जाएगा भाषा अपने आप बेटा चेंज होती चली जाएगी। वह निरंतर क्षेत्र के चेंज होने पर अपने आप को चेंज करती चली जाएगी। आप परिवर्तित नहीं होंगे, आपका वो वेट नहीं करेगी। बिहार में बिहारी बोली जाएगी, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाएगी, पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी, अमेरिकन में अमेरिकन इंग्लिश बोली जाएगी, ब्रिटेन में ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाएगी। परिवर्तन परमानेंट भाषा में होता चला जाएगा, कहीं भी ये रुकेगी नहीं। जैसे जैसे क्षेत्र चेंज होता जाएगा वैसे वैसे भाषा अपने आप चेंज होती चली जाएगी। भाषा की अपनी क्षेत्रीय सीमा है, भाषा का क्षेत्र चेंज होगा बेटा तो ये अपने आप चेंज होती चली जाएगी। कोई डाउट है? क्लियर हो रहा ना? क्षेत्र चेंज होगा, भाषा चेंज होगी। आप यहां से अमेरिका जाओगे, क्षेत्र को चेंज करोगे, अपने आप भाषा चेंज हो जाएगी। वह आपके
चेंज होने का इंतजार नहीं करेगी। अमेरिका जाने के बाद आपको अंग्रेजी सीखनी होगी, आप भाषा हिंदी का प्रयोग करते हो, अमेरिका क्षेत्र में जाने के बाद हिंदी प्रयोग करोगे, कोई आपको समझ नहीं आएगा। इसका मतलब साफ साफ सी बात यह है कि परिवर्तन होता जाएगा क्षेत्र वाइज क्षेत्र। कोई डाउट है? बहुत सरल भाषा पढ़ा रहा हूं, इससे सरल कुछ नहीं है, सुकून से पढ़िए। और एक आध दो लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट आगे आगे करते चलते हैं। सर अगले का बताइए क्या होगा। कल मैं विषय सूची पढ़ा रहा था तो एक भाई साहब नीचे पता नहीं किस चीज का कमेंट कर रहे हैं। हर जबरदस्ती कमेंट का आंसर नहीं दिया जाएगा, जो लीगल पॉइंट होंगे उस पर बात होगी। और ये आशा हमको होगी कि मैं हर उस पॉइंट को आपको स्पष्ट पढ़ा दूं जिसमें आपको किसी प्रश्न को करने की आवश्यकता ज्यादा ना पड़े। भाषा सरल और प्रौढ़ की दृष्टि से गतिशील है। सरलता और प्रौढ़ता की दृष्टि से क्या है? गतिशील है, या परिवर्तित होती चली जा रही है, या गतिशील है, इसको रोकना इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। या निरंतर परिवर्तित होती चली है, गतिशील होती चली जा रही है। पहले गांव था, गांव में हम गांव की लैंग्वेज यूज करते थे, फिर हमने शहरों का रुख किया, शहर की भाषा आई, फिर हमने अंतरराष्ट्रीय मंच को पकड़ा। अंतरराष्ट्रीय मंच को जब बेटा पकड़ा तो हमने एक अलग से इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज किया जिसको हमने अंग्रेजी कहा। अगर ऐसे ही अगर हमको मंगल ग्रह पर भी जीवन मिलता है और हम मंगल ग्रह पे जाते हैं और कई ग्रहों के लोगों से मिलते हैं, तो हो सकता है किसी एक नई भाषा का उदय हो। ये हमारी अंग्रेजी आखिरी भाषा नहीं हो सकती। अगर किसी को यहां देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पे देखिए, यह गतिशील है। और मेरे आवाज को जोड़िए, अपने आप सब चीजें क्लियर होगी। वैसे पूरी चीजें लगाई जा चुकी है, क्लियर होगी चीजें। मैंने कहा गतिशील है, ये निरंतर गतिशील है। पहले हम प्राचीन इतिहास में रहते थे, प्राचीन इतिहास में हम कबीलों में निवास करते थे, नग्न अवस्था में घूमते थे, नग्न अवस्था से फिर हम कबीलों में रहना शुरू किए, कबीलों से हम और आगे बढ़े, गांवों का उदय हुआ, शहरों का उदय हुआ। आज देखिए हम अंतरराष्ट्रीय मंच तक जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। अगर गतिशील ना होती भाषा का अंतरराष्ट्रीय मंच, अंग्रेजी ना होता तो इराकी आता, ईरानी आता, भारत से मोदी जी जाते, अमेरिका से ट्रंप और उनके जो और सहपाठी वो आते, चीन से जीपिंग से कोई और जाता। ये सारे लोग जब एक मंच पर खड़े होते और अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा हो रही होती तो सारे लोग अपने अपने यहाँ की भाषा का प्रयोग कर लेते और कोई भी सम्मेलन पूरा ना होता। चीन वाला बोलता जिन चार चुम चुम करके चला आता, मोदी जी बोलते भाइयों और बहनों बोल के चले आते, इराकी बोलता, ईरानी बोलता, अलहदी भी बोल के चला आता। तो जाहिर सी बात है सारा सम्मेलन खत्म हो जाता और आखिरी में लोग ये पूछते कि भाई साहब सम्मेलन में हुआ क्या था। क्यों? क्योंकि सबने अपने अपने देश की भाषा बोली। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पे आप खड़े हो, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर आप खड़े हो तो किस भाषा का प्रयोग करोगे? अंग्रेजी का प्रयोग करोगे। और अंग्रेजी का जब प्रयोग आप करोगे तो सारे लोग उस भाषा को समझ लेंगे। कोई डाउट नहीं हो रहा बेटा? कहीं कोई तकलीफ है? आराम से पढ़िए, पूरी एक एक पॉइंट हिंदी पढ़ाई जाएगी, भाषा पढ़ाई जाएगी, लिपि पढ़ाई जाएगी, वर्ण पढ़ाया जाएगा, शब्द पढ़ाया जाएगा, वाक्य पढ़ाया जाएगा, संज्ञा पढ़ाई जाएगी, सर्वनाम पढ़ाया जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ईमानदारी से मोबाइल खोल लो। माता पिता को गर्व होगा जिंदगी पहली बार मेरा बेटा कब से मोबाइल कुछ अच्छा काम कर रहा है, मेरी बेटी मोबाइल में गाना नहीं सुन रही, कुछ अच्छा काम कर रही है, इसलिए पढ़िए आप। ठीक है भाई। परसों एक लड़का फोन किया हमारे पास, उसने कहा इमरान सर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है मेरे यहाँ, मैं नीम के पेड़ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ। मेरे हंसी पे रोना भी आया। मैंने कहा बेटा गिरना गिराना मत, वहां से नीम के पेड़ बैठे हो, नेटवर्क वहां पकड़ रहा है। कहना सर वहां पकड़ रहा नेटवर्क, क्या पकड़ ही नहीं रहा नेटवर्क। हमने कहा अच्छा इतना मेहनत मत करो भाई, तुम सब गिर गिरा कर यही होगा तो इमरान सर गिरवा दिए। आइए और आगे आइए बेटा, भाषा की अगली प्रकाश विशेषता देखिए। भाषा की अगली विशेषता देखिए। भाषा विश्व के लगभग 3000 भाषाओं में से एक है।
भाषा का जो प्रयोग है पूरे विश्व के अंदर लगभग 3000 भाषाएं हैं बेटा। इसमें से एक भाषा का नाम क्या है? हिंदी। इसमें कोई डाउट है? भाषा आकृति के रूप में आधार पर हिंदी व्यूहात्मक और विशिष्ट भाषा है, ये सब जानते हैं। अगला पॉइंट आइए, सबसे बड़ा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो आप बताएंगे भारोपीय। क्या बताएंगे? भारोपीय। 4 हिंदी भाषा परिवार हैं, अभी आगे आपको विचार के साथ समझा भी दूंगा। 4 हिंदी भाषा के आधार पर भाषा के परिवार हैं। नंबर लिखा, देखिए ये वाली लाइन को देखिए, नंबर 10 को देखिए बेटा, तुरंत देखिए, यहां पे लिखा है भारत में 4 परिवार हैं हिंदी भाषा के। नंबर 1 भारोपीय, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 ऑस्ट्रिक और नंबर 4 चीनी और तिब्बती। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और तिब्बत, चीनी और तिब्बती। यही 4 परिवार हैं। इन 4 परिवार में से हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का अंग है। कोई डाउट हो रहा है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत में भाषा के कितने परिवार हैं तो आप क्या बताएंगे? हिंदी भाषा कितने परिवार हैं? तो याद रखिएगा, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। पूछा जाए हिंदी किस भाषा का परिवार है तो आप क्या बताएंगे? भारोपीय। इतने क्वेश्चन याद रखिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। पूछा जाए, यहां ऊपर लिखा ही है 9वां पॉइंट, भारत परिवार भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार का एक भाग है कि यह भाषा है। नंबर 2 पूछा जाए भारत में हिंदी भाषा कितने परिवार है? 4 हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी और तिब्बती। ये 4 परिवार है। और आगे बढ़िए, इसको उठाकर यहां करिए, हिंदी की आज जन्मी। पूछा जाए कि हिंदी का उदय किस भाषा से हुआ है तो आप क्या बताएंगे? हिंदी की आज जन्मी बेटा क्या है? संस्कृत। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, हिंदी की जन्मी भाषा क्या है? संस्कृत। हिंदी किस भाषा परिवार का भाग है? भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार में दूसरे नंबर पर आता है द्रविड़, नंबर 3 पे है ऑस्ट्रिक, नंबर 4 पे है चीनी और तिब्बत, चीनी और तिब्बती। कोई डाउट नहीं है। पूछा जाए हिंदी का उदय संस्कृत भाषा, संस्कृत के बाद पाली आती है, पाली के बाद प्रकृति आती है, प्रकृति के बाद अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश के बाद अवहट आता है, अवहट से ही हिंदी का जन्म होता है। हिंदी का उदय संस्कृत से। यह क्रम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित के क्रम बताइए। तो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्रकृति, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, अवहट से हिंदी। यहां लिख दूं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी। ये क्रम याद रखिएगा, ये बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ये याद रखने वाली चीज है, ये 101% एग्जाम में आता है। जब आप पेपर देने जाओगे तब मेरी बात याद आएगी। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? और आगे बढ़ जाइए, आप इसको मिटा दें। आइए, ये क्लियर हो गई बात, और आगे बढ़िए। पूछा जाए हिंदी शब्द का मूल कहां से लिया गया है? हिंदी शब्द का मूल कहां से लिया गया है? फारसी शब्द से लिया गया है। कहां से लिया गया है?
फारसी शब्द से लिया गया है। हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शरफुद्दीन ने किया। किस किताब में किया? जफरनामा में किया। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछ लिया जाए अगर हिंदी शब्द का मूलतः किस भाषा से प्रयोग किया गया है तो आप बताइएगा हिंदी को फारसी भाषा से लिया गया है। कहोगे इमरान सर ये जो हिंदी का उदय है इसको जरा सा आप स्पष्ट कर दीजिए। कहोगे इमरान सर जो हिंदी का उदय है जरा इसको आप स्पष्ट कर दीजिए। तो आइए हिंदी का जरा सा इतिहास जान लीजिए। आप खूब कायदे समझिएगा हिंदी का उदय। हिंदी का जो उदय है बेटा वो हिंदू शब्द से, हिंदी का जो उदय है वो हिंदू शब्द से है और हिंदू शब्द का जो उदय है वो फारसी शब्द से। कायदे सुनिएगा मेरी बात को, एक एक अक्षर आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी ऑनलाइन की गरिमा को मत गिराइए, ऑनलाइन के लेवल को मत गिराइए, परमानेंट पढ़ते रहिए। मेरा वादा है कि एक भी पॉइंट आपका छूटे नहीं दूंगा बेटा। हिंदी का जो उदय है हिंदू शब्द से है, हिंदू शब्द का उदय फारसी शब्द से है। जब भारत और ईरान, जिसे पहले हम क्या कहते थे बेटा? फारस, दोनों में बहुत प्राचीनतम संबंध है, बहुत प्राचीन काल से दूसरे को जानते हैं और दोनों के मध्य भारत से बहने वाली एक नदी सिंधु है। चाहे सिंधु ऐसे लिख लीजिए, चाहे इसको हटा दीजिए बीच से और ऐसे लिख लीजिए। सिंधु है, सिंधु नदी का उद्गम भारत से माना जाता है। और ईरानी जो फारसी भारत में आए तो इन्होंने सा को हा और दा को धा को दा कहा, सा को हा और धा को दा कहा। तो सा के स्थान पर हा लगा और दा के स्थान पर दा लगा, यहां से उदय हुआ हिंदू का। और जब इसमें हमने प्रत्यय बड़ी ई लगा दी तो यह बन गई हिंदी। हिंदी का उदय फारस सी शब्द से माना गया। पूछा जाए अगर आपसे कभी कि सिंधु नदी से किस शब्द का उदय हुआ तो बताइएगा सिंधु नदी से हिंदी और हिंदू का उदय। कोई डाउट है? हिंदी का उदय मैंने बताया, हिंदू शब्द फारसी शब्द से लिया गया है। भारत और ईरान के, जिसे पहले ईरान का पहले नाम क्या था बेटा? फारस था। भारत से बहने वाली नदी हिंदू थी। हिंदू नदी से ही उदय, जब फारसी भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश करते हैं सिंह मुखद्वार से, तब सिंधु को सा को वो हा कहते हैं और धा को वो दा कहते हैं। सा के स्थान पर हा रख दिया गया, धा के स्थान पर दा रख दिया गया तो बना हिंदू। और प्रत्यय जब बड़ी ई लगा दी गई तो बनी हिंदी। हिंदी का उदय फारसी नामक शब्द से पाया जाता है। और फारसी नामक इस शब्द का सबसे पहले जिस रचनाकार ने, जिस राइटर ने सबसे पहले इसका जिक्र किया उसका नाम है शफरुद्दीन। शफरुद्दीन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जफरनामा में इसका सबसे पहले प्रयोग किया। आपको एक तकलीफ है? क्लियर हो गई होगी बात मेरे? आशा यह है कि कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। मैंने कहा संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृति, प्रकृति से अपभ्रंश, अपभ्रंश से औहट, औहट से हिंदी का उदय होता है। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। मैंने कहा शफरुद्दीन जफरनामा नामक, शफरुद्दीन नामक लेखक जफरुद्दीन नामक किताब में अपने सबसे पहले हिंदी नामक शब्द का प्रयोग करता है। कोई तकलीफ? क्लियर करते चलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सबको मेरा एक बार फिर से, सब शुभ प्रभात। मैं आशा रखता हूं आपको मेरी इस बातें समझ में आ रही होंगी। मैं ये भी आशा रखता हूं कि एक आध दो लोग ऐसे होंगे जो समझ नहीं पा रहे होंगे, वो मेरा यही वीडियो पुनः देखेंगे तो उनको एक एक अक्षर कंप्लीट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने से पहले इसका और विस्तार करते हैं इन चीजों का।
आइए इन चीजों का विस्तार और कर दिया जाता है भाई। आराम से पढ़िए, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, जल्दबाजी नहीं है। आइए आराम से पढ़िए इसको। मैंने कहा आपको, मैंने बताया हिंदी भाषा परिवार के किस भाषा से लिया गया है, किस परिवार से लिया गया है? भारोपीय। भारोपीय का मतलब क्या होता है? भारत धन यूरोपीय। भारत धन यूरोपीय, इसी को भारत धन ईरानी भी कहा जाता है। भारोपीय इस दो भाषाओं से लिया गया है, भारत धन यूरोपीय, भारत धन ईरानी। भारोपीय बना। भारोपीय के बाद जब हम आप और आगे बढ़ेंगे तो संस्कृत का उदय आप जो देखते हैं वो प्राचीन भारत में मिलता है। प्राचीन भारत में संस्कृत का उदय मिलता है। किसका उदय मिलता है बेटा? प्राचीन भारत में सबसे प्रारंभिक भारत में संस्कृत मिलता है। इसीलिए वैदिक काल का उदय होता है। हिंदू समुदाय के चारों वेदों की रचना, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, चारों वेदों की रचना किसमें होती है? संस्कृत में, प्राचीन इतिहास। और उसके बाद जब आप मध्य इतिहास आएंगे, या मध्य भारत आएंगे, तो इसमें देखेंगे मध्य भारत के अंदर आप तीन चीजें पाएंगे। पाली, ये पाली लिखा ना बेटा? पाली में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का सबसे जितना भी उनके उपदेश गए हैं किस भाषा में गए हैं? पाली में। मध्य भारत का दूसरा भाग जब आएंगे आप, तो इसमें प्रकृति आएगी, और प्रकृति भाषा का प्रयोग जो किया गया है, महावीर जो किसके धर्म के प्रवर्तक हैं? जैन धर्म के। उनके सारे उपदेश किसमें दिए गए हैं? प्रकृति में। खूब कायदे समझिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया गौतम बुद्ध के समस्त उपदेश किस भाषा में दिए गए, तो आप क्या बताएंगे? पाली। अगर पूछ लिया गया महावीर के उपदेश किसमें दिए गए, आप बताएंगे प्रकृति। अगर पूछ लिया गया वैदिक काल किस भाषा में लिखा गया है, तो आप बताएंगे संस्कृति। पूछा जाए मध्य भारत की भाषा नाम है प्रकृति, पाली, प्रकृति और अपभ्रंश। मध्य भारत में तीसरा आ जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश में क्या है? अपभ्रंश के अंदर आप देखेंगे जब कायदे से चीजों को, तो अपभ्रंश के अंदर आपको नजर आएगा, अपभ्रंश के अंदर स्वयंभू, अपभ्रंश के अंदर देखेंगे बेटा तो स्वयंभू नामक रचनाकार ने सारी अपनी रचनाएं किसमें लिखी? अपभ्रंश में लिखी। और जब आप बात अवहट की करेंगे, देखिए संस्कृत आ गई, पाली आ गई, प्रकृति आ गई, अपभ्रंश आ गई, और अवहट आधुनिक भारत। अवहट जब आप देख रहे हो बेटा, तो अवहट हिंदी भाषा का शिशुकाल माना जाता है। और इसके बाद क्या आ जाती है बेटा? हिंदी। अब कोई तकलीफ है? अब विस्तार में समझने में कोई तकलीफ? मैंने कहा सबसे पहले अगर भारोपीय भाषा का परिवार, हिंदी भाषा का परिवार भारोपीय परिवार से हिंदी ली गई है, तो मैंने कहा भारोपीय, भारत धन यूरोपीय, भारत धन ईरानी। फिर मैंने कहा प्राचीन भारत, तो मैंने कहा संस्कृत भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया गया? प्राचीन भारत में किया गया, जिसमें वैदिक काल का उदय माना जाता है और हिंदू समुदाय के चारों वेदों की रचनाएं होती। फिर मैंने कहा मध्य भारत में सबसे पहले कौन आता है? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है।
पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने तो सारे उपदेश बेटा दिए। उसके बाद मध्य भारत का ही दूसरा बात प्रकृति है, वैसे ये प्रकृति ही तीनों भारत का पार्ट है। मध्य भारत का दूसरा बात प्रकृति है, और महावीर जैन जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने सबसे सारे अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? प्रकृति में दिए हैं। मध्य भारत अभ्रंश, अभ्रंश का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना, और स्वयंभू नामक लेखक ने सारी रचनाएं किसमें दी हैं? अभ्रंश में दी। और जब बात आती है आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत में अवहट नामक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस भाषा का प्रयोग किया जाता है बेटा? अवहट नामक भाषा का। अवहट भाषा को हिंदी का शिशुकाल माना जाता है, यह हिंदी का प्रारंभिक युग है, उसके बाद ही उस हिंदी का उदय मान लिया जाता है। इतनी बातें हमारी आपकी करनी थी। मैंने आज आपको पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट्स, पीछे विशेषताएं और भाषा की परिभाषा बता दी, हिंदी का उदय बता दिया। ठीक है, आइए और आगे। भाषा के प्रकार बहुत सारे आप YouTube पे देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा भाषा का परिवार अलग अलग दिया गया है। नंबर 1, वहां पे लोगों ने शुरुआत की है लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा से। रियल में भाषा का वो प्रकार नहीं है। भाषा का पहला प्रकार है बोलियां। बोलियां मतलब जो हम अपने गांव में भाई बहन के बीच, रिश्तेदार में बिना व्याकरण के प्रयोग करते हैं। आपके स्थान पे तुम का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, रुकना कहाँ है, विस्मयवाचक चिन्ह कैसे होगा, वो सब नहीं लगाते हैं। उसमें वह बोलियां वह होती है जिसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा का बोलियां कहते हैं। भाषा का पहला प्रकार है, भाषा का ये पहला प्रकार है। और पूरे भारत में कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं? 650 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। कितने प्रकार की बेटा? 650 प्रकार। वह भाषा जो अपने गांव में, परिवार में, रिश्तेदार में, नातेदार में, घर में बिना व्याकरण के प्रयोग करते हैं। भैया खाना खाया नहीं खाया, गया नहीं गया, रोया नहीं रोया, रिश्तेदार से मिला नहीं मिला, ये जो भाषा हम कर रहे हैं प्रयोग, उसे हम क्या कहते हैं? बोलियां कहते हैं। और बोलियों के बाद बेटा रुक जा भाई, बोलियों के बाद नंबर 2 पे आती है बात हमारी आपकी परिनिष्ठित भाषा की। परिनिष्ठित भाषा बोलियों से हल्का सा अंतर पाया जाता है, जिसमें व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। आदर्शवाचक वाक्य, आप खाना खाए कि नहीं खाए, आपके पिता कैसे हैं, क्वेश्चन मार्क, जहां व्याकरण का प्रयोग किया जाता है बोलियों में, बोली को जब व्याकरण के साथ प्रतिष्ठित कर दिया जाता है तो क्या कहला जाएगी? वह प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित भाषा के नाम से जानी जाएगी, राष्ट्रभाषा। यही प्रतिष्ठित भाषा जब किसी भी देश की बहुसंख्यक जनता के द्वारा बोली जाने लगती है, तो यही आगे चलकर राष्ट्रभाषा को रूप धारण कर लेती है। भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी नहीं है लिखित में, मगर अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हम इसे राष्ट्रभाषा का आधार बना लेते हैं। मगर किसी भी अनुच्छेद में, धारा में इसका जिक्र भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि राज्यभाषा के रूप में किया गया है। ठीक है भाई, मैंने कहा बोलियां पहला प्रकार, फिर प्रतिष्ठित भाषा, फिर राष्ट्र। मैंने कहा बोलियां जिसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, भारत में 650 प्रकार की बोली जाती हैं। मैंने कहा प्रतिष्ठित भाषा जिसमें व्याकरण का प्रयोग किया जाता है जिन बोलियों में, और राष्ट्रभाषा जब प्रतिष्ठित भाषा आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देश की बहुसंख्यक जनता के द्वारा बोली जाने लगती है, तो आगे चलकर राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर लेती है। किसी भी देश की प्रतिष्ठित भाषा जब व्याकरण के रूप में बहुसंख्यक जनता के द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तो वह आगे चलकर क्या कहलाती है राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से? राष्ट्रभाषा। इतना इसमें आज आपको पढ़ना। मुझे आशा है
कि आपको बहुत सरल तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी। भाषा हिंदी का उदय ये बहुत आसानी से बेटा आपको समझ में आया होगा। सारे जो लोग आज लाइव थे उन सभी का धन्यवाद है। इसके बाद अगर कोई आपसे बहस करने की कोशिश करे, आपको कहने की कोशिश करे क्या इमरान सर ने आपको ये नहीं पढ़ाया क्या कि यह लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है और सांकेतिक भाषा है, तो आप बताना हाँ सर पढ़ाया ये भी है। लिखित भाषा मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखित माध्यम से लिख रहा हूं, लिखित भाषा है। मैं केवल बोल रहा हूं, लिख कुछ नहीं रहा हूं। यह मौखिक भाषा है। जो समाचार जैसे लोग पढ़ते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जो मास्टर लिखने लगता है तो लिखित भाषा का प्रयोग करता है। और सांकेतिक भाषा जो मुंह बधिर के द्वारा बोली जाती है या पेपरों में पहले लिखकर उसको भेज दिया जाता है, प्रेषित कर दिया जाता है पत्रिकाओं के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये तीनों भाषाएं अलग हैं, ये व्यवहार के आधार पर है। ये रात कोई तकलीफ किसी को, आपकी भाषा पढ़ा दी मैंने, फिर एक बार गंभीरता देख लीजिए। मैंने आपको समान हिंदी पढ़ानी शुरू की, मैंने आपको भाषा की परिभाषा बता दी, भाषा का उदय बता दिया, भाषा का उदय कहां से हुआ उसके बारे में बता दिया। फिर हम और आगे बढ़े आपके साथ बेटा, तो हमने आपको भाषा की विशेषताएं बता दी, भाषा की सारी विशेषताओं का मैंने वर्णन कर दिया। उसके बाद हम और आगे बढ़े तो भाषा के अंदर भाषा की विशेषता में ही भाषा के परिवार बता दिए, बहुरूपीय भाषा बता दी। और आगे बढ़े हम इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आए, उसमें हमने आपको बताया हिंदी क्या जननी संस्कृत है, संस्कृत से पाली है, पाली से प्रकृति है, प्रकृति से अपभ्रंश है, अपभ्रंश से अवहट है, अवहट से हिंदी का उदय होता है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। शफरुद्दीन एक राइटर हैं, उनके राइटर में जफरनामा का प्रयोग सबसे पहले किया गया जिसमें हिंदी का प्रयोग किया गया। भाषा के 3 प्रकार हैं, बोलियां हैं, प्रतिष्ठित भाषा है और राष्ट्रभाषा है। भाषा के 3 और प्रकार हैं जिसे हम लिखित भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं और सांकेतिक भाषा कहते हैं। मेरा ये आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जितने भी एग्जामिनेशन यूपीटीपीएससी से जुड़े हुए हैं सबके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि हमारे साथ आप ऐसे ही लाइव बने रहेंगे। मैं ये भी आशा करता हूं कि अपने इस परिवार अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप परमानेंट बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम आपके लिए 1 घंटे खड़े होकर पढ़ा सकते हैं तो ये आशा रखते हैं कि आप एक शेयर अपने एक मित्र को जरूर कर सकते हैं। इस परिवार को बढ़ाने में आपका सक्रिय योगदान होगा, ऐसी आशा है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास लिपि पे होगी। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।